जाते होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। और जिस तरीके से आप एंजॉय कर रहे थे, मेरी यही कोशिश होगी कि आपको इकोनॉमिक्स में भी एंजॉय करवा कर पढ़ाया जाए। आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और इन अ फन वे, ताकि ज़्यादा देर तक जो आपकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिटेन रह सकें और आपको साथ साथ मज़ा भी आए पढ़ने में। अब सीए में तो आ ही गए हैं तो 5 साढ़े 5 साल तो गुजारने ही गुजारने हैं। तो क्यों ना अपना दिल जो है वो पढ़ाई में लगा दिया जाए और पढ़ाई को भी थोड़ा मज़ेदार से अंदाज में पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए। तो हम इसी अंदाज में जो है इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे साथ-साथ जो-जो काम हम लोग करते जाएँगे, वो करते जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इकोनॉमिक्स पास कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं ज़रा आपको किताबों के बारे में बता दूँ कि कौन-कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और सबसे फर्स्ट पे जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर है वो है सर आसिफ की राइस की बुक। क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ आपको, क्योंकि आईकैप जो है वो मांगता है आपसे कॉन्सेप्ट्स, वो आपसे रट्टा नहीं मांगता। तो कॉन्सेप्ट्स जो ग्रैब करने के लिए ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जो वर्डिंग है वो आसान यूज़ की गई है। जबकि जो आईकैप की बुक में जो वर्डिंग है वो मुश्किल जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप लाज़मी जो है पास हो जाएँगे। लेकिन हम लोग जो भी लेक्चर में मैं आपको आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से जो भी रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। जो भी हम टॉपिक करेंगे ऑल ओवर, यानी कि मैं आपको एक पैकेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में। आपको हर तरह का जो भी मटेरियल है इधर-उधर से वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। हमारा जो मेन फ़ोकस होगा वो कॉन्सेप्ट ग्रैब करने पर होगा। कभी भी इकोनॉमिक्स को रट्टा मत लगाइएगा। रटने का कुछ ही पोर्शन है इकोनॉमिक्स में, फॉर एग्जांपल हेडिंग्स, आपको जस्ट इसको रट्टा लगाना है। बाकी आपको डिटेल्स को, एक्सप्लेनेशन को, इस तरह की जो चीज़ें इनको आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको नहीं लगाना, खामखा अपने लिए जो है वो आप मुश्किल बना लेंगे इकोनॉमिक्स को। और जो आईकैप जो क्वेश्चंस पूछता है वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो आपको जो है वो रट्टा नहीं लगाना, जस्ट कॉन्सेप्ट ग्रैब करने हैं और जो उसकी हेडिंग्स हैं उनको याद करना है और इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। सो आई थिंक इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी था। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है जनाब आली। ये इकोनॉमिक्स है किस चीज़ का नाम? इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी कि फाइनेंशियल जो भी फैसले हो रहे होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस, इन सब में इकोनॉमिक्स में हम डिसीजंस ही तो पढ़ते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। मेनली इकोनॉमिक्स की यही डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझाने की पर्पस से है, ठीक है? सो फाइनेंशियल डिसीजंस किसके हों? आपने ये तो बता दिया कि फैसले लेने हैं, लेकिन ये फैसले लेगा कौन? ये तो बताइए। ऑफ कोर्स हम बताएँगे। सो सबसे पहले तो बायर है, हमारा खरीद जो भी खरीदता है, जो भी चीज़ों को जो है कंज़्यूम करता है, यहाँ पर इसको हम लोग कंज़्यूमर भी कह सकते हैं और इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। तो बायर जो भी चीज़ों को खरीदने वाला, वो बायर है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप बायर हो। सिंपल एज़ इट इज़। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलर। सेलर कौन होता है? जो चीज़ों को बेचता है। जब हम शॉप पर जाते हैं तो हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो भी तो सेल कर रहा होता है ना? वही सेलर है और हम लोग बायर हो जाएँगे। इसको सेलर्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और फर्म भी कहते हैं। ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि फिर बाद में जो है आप लोगों को वर्डिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इन वर्ड्स को याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे यूज़ होंगे। थर्ड, हाँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो सबसे मेजर रोल यहाँ पर ज़िक्र हुआ है। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में गवर्नमेंट का अमल दखल ना हो, ना, 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 ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो यही पहुँचे हुए होते हैं। सो
गवर्नमेंट यानी कि आपके टैक्सेस वगैरह लगाना, ये सब काम यही करती है गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट को जो है ना टैक्सेस देते हो, तो सबसे पहले तो फैसले जो है ना वो गवर्नमेंट के होते हैं कि भाई कौन सी चीज़ पर क्या टैक्स लगाना चाहिए। ये सब कुछ जो फाइनेंशियल डिसीजन है गवर्नमेंट के तो हाथ में होते हैं। तो जो आजकल जो है ना पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा जो उदास है, वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से है। लेकिन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस के बिना के अलावा ये मुल्क नहीं चल सकता ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबसे पहले है। सही है। इसके बाद है फोर है इंटरनेशनल ट्रेडर्स, यानी कि ऐसे लोग जो फैसले करते हैं कि भाईजान हमने कहाँ पर इंपोर्ट करना है, हमने कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, हमने कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना है, हमने कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये सारे जो डिसीजंस मेनली ये दो कैटेगरीज जो हैं वो लेती हैं। सही है। अब जो जैसे मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर और आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने 2 कलर से जो है ना इधर लिखे हैं, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स को पर्पल से और बायर और सेलर्स को मैंने ग्रीन से लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है जनाब आली, अरे उनका तो हुक्म सराखों पर हमें तो चाहे हमें पसंद हो ना हो, हमें तो अमल करना ही पड़ेगा। अगर पसंद हो ना हो तो अगर नहीं भी हम अमल करेंगे तो गवर्नमेंट जानती है कि किस तरह से अमल करवाया जाता है। ठीक है। सो मेनली जो हम ब्रॉड कैटेगरीज में हम इन दोनों को डाल देते हैं, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स को। ठीक है, इनके फाइनेंशियल डिसीजंस को हम लोग बड़ी कैटेगरी में डाल देते हैं। सही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट और स्टेट की जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ये ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आगे डिवाइड कर दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बायर और सेलर्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डाल देंगे, और जो गवर्नमेंट और स्टेट है उनको जो है हम लोग मैक्रो में डाल देंगे। ठीक है। तो हम दो कैटेगरीज में हमने इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हमने कर दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सही। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी डिस्कस होंगे, तो बेहतर है कि हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ें। ठीक है। तो जनाबे वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का आगाज़ करते हैं। आगाज़ के स्टार्ट में ही हम लोग जो है ना डिमांड की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही डिमांड है जो आप सोच रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विच buyers are willing and able to buy at different price levels। वो क्वांटिटी जो बायर्स हैं, बायर्स कौन है भाई, हमने अभी तो पढ़ा है कि बायर्स जो हैं वो खरीदते हैं चीज़ों को, जो उनकी ख्वाहिश होती है। विलिंग क्या होती है? ख्वाहिश। जो भी उनकी ख्वाहिश होती है, जिस भी चीज़ की ख्वाहिश होती है, तो फिर क्या होता है कि जो मार्केट है उसमें डिमांड पैदा हो जाती है। क्या ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तो आईफोन ले लूँ, ठीक है, आईफोन एक्स ले लूँ। अब जनाब आली मैं जाती हूँ शॉप पर और मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ जनाब आली कि आप ना मुझे आईफोन एक्स दे दें। तो उन्होंने मुझे जस्ट इतना बोलना है कि अच्छा ठीक है हम दे देते हैं, आप पैसे तो निकालें। मैं बोलूँगी नहीं नहीं, पैसे नहीं है मैं लेकिन चाहती हूँ। ठीक है। तो वो कहेंगे कि आप जो है ना ये जो आपकी डिमांड है वो ना आप अपने पास रखें। सही है। आपकी डिमांड से मार्केट में डिमांड नहीं पैदा होगी। तो जो है ना आप जो अपनी डिमांड है वो अपने पास रखें। तो सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो होता है एबल टू बाय, कि भाई मैं खरीद भी सकूं तो ही मार्केट में डिमांड पैदा होगी। कहते हैं ना कि यार आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो लोगों की ख्वाहिश भी होती है और साथ ही साथ वो खरीद भी सकते हैं, उस चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है। अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मार्केट में हर कोई नहीं बाय कर पाता, तो उसकी डिमांड कम होती है। समझ आ रही है? ठीक है।
So the quantity of goods which buyers are willing and able to buy at different price levels. हम लोगों ने अभी जिक्र कर दिया। अब जिस तरीके से आईफोन है, हर किसी की ख्वाहिश है कि जो आईफोन है ना वो मार्केट हमारे पास हो, हमारे पास हो, हमारे पास हो, लेकिन उसकी प्राइस इतनी है कि जनाब आली जो है ना लोग खरीद नहीं पाते, बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। ओके, सो अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि जो नीड्स वगैरह हैं वो क्या होती हैं। वांट्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है? नीड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, फूड, शेल्टर एंड वाटर। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, जिनके बगैर जनाब आली आप नहीं ज़िंदा रह सकते, यानी कि फूड, शेल्टर और वाटर, इनके बगैर नहीं आप ज़िंदा रह सकते। ये जो चीज़ें हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरियतें हैं, उसको हम लोग कहते हैं नीड्स। वांट्स, डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो इंसान को ख्वाहिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास आईफोन एक्स हो, हमारी ख्वाहिश है कि जनाब आली हमारे पास दुनिया की हर आसाइश हो, लेकिन वो वांट्स में आ जाएगा ना, ठीक है? वो वांट्स में आ जाएगा, जो सिर्फ ख्वाहिशात होती है ना वो वांट्स में आ जाती है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो वांट्स हैं वो आपकी सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन नीड्स आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं। आपकी वांट्स कंप्लीट नहीं हो सकती। आई मीन कि हर वांट आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती, हर वांट आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात पता नहीं कैसे अजीबो-गरीब हों आज तक दुनिया में, हो सकता है कि उसको फुलफिल करने का तरीका ही किसी को ना पता हो। तो वांट्स तो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन नीड्स आपकी जो है ना चंद ही होती हैं, और जिसके बगैर आप जो है ना आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उसको नीड्स कहते हैं, ठीक है? लेकिन वांट्स आपकी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है ऊट-पटांग, जो दुनिया में एग्ज़िस्ट भी नहीं करती, सही है? अब आगे हम लोग डिमांड तो आ गई, अब इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लेते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल डिमांड नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि वो डिमांड जो एक इंसान करे, ठीक है? एक इंसान करे, क्या वाक़ई में? हाँ, कहा जा सकता है कि हाँ, अगर एक इंसान डिमांड करे किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं डिमांड कर रही हूँ जनाब आली कि मुझे ना आईफ़ोन एक्स चाहिए, ठीक है? अब ये इंडिविजुअल डिमांड में तो आ जाता है। लेकिन इंडिविजुअल का मेनली मकसद सिर्फ एक इंसान नहीं है, इसका मतलब होता है एक यूनिट, यानी कि हो सकता है कि वो यूनिट जो है मैं एक, यानी कि एक इंसान भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, एक हाउस होल्ड भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो ना इंडिविजुअल डिमांड का जो मतलब है वो सामने आता है। तो एक इंसान, जस्ट एक इंसान करेगा वो इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन अगर एक फैमिली करती है तो वो भी इंडिविजुअल डिमांड है। तो हम इसको भी इंडिविजुअल डिमांड के बेस पर ही हम उसको समझेंगे, ठीक है? अब मार्केट डिमांड क्या होता है? जनाब आली जो मार्केट डिमांड है ना, वो जब बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड बाय ऑल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? सम ऑफ इंडिविजुअल्स मीन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, सम ऑफ इंडिविजुअल्स, जब बहुत से लोग जो है ना वो डिमांड कर लेते हैं, ठीक है, आपकी मार्केट में। फॉर एग्जांपल अब है गर्मियाँ आ रही है, सही आ गई गर्मियाँ, अभी तो सर्दियाँ ही हैं, तो सर्दियों में डिमांड किसकी होगी? गर्म कपड़ों की होगी, ठीक है? अब ये डिमांड जो है वो मार्केट डिमांड है, मार्केट में इस चीज़ की डिमांड आ चुकी है, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान या ऐसे जगह पर जहाँ पर सर्दियाँ हैं, वो सब इसी चीज़ की ही डिमांड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मार्केट डिमांड कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी की डिमांड करें, बल्कि सारे ही। किसी को शौक इस वक्त नहीं चढ़ा होगा कि जो है ना गर्मियों के कपड़े पहन कर आए, सिर्फ उनको जो शो ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें ठंड नहीं लगती, इंसान को इंसान बनना चाहिए और इंसानों की तरह जो है ना रहना चाहिए। तो बराए मेहरबानी जिनकी तो डिमांड है वो हाफ टी शर्ट इतनी सर्दी में भी है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, सीधे हो जाइए, ठीक है? अब आगे हम लोग चलिए, हम लोगों ने डिमांड के बारे में तो पढ़ लिया कि ये डिमांड क्या होती है, कि ऐसी चीज़ें जो हम ख्वाहिश भी करें और हमारी जीभ इजाज़त भी दे, तो उसको हम डिमांड कहते हैं।
लेकिन ये डिमांड डिपेंड किस पर करती है? ये हमें कैसे पता चलेगा जनाब आली कि ये जो डिमांड है, ये बढ़ रही है मार्केट में या कम हो रही है? क्या-क्या चीज़ें होंगी जिससे हमें पता चलेगा? डिमांड का तो पता चल गया। तो ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चल सके कि जो डिमांड है वो हमारी मार्केट में बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स ऐसी चीज़ें जो बताती हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। ठीक है? इसके 2 नाम हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स में जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारे पास, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी डिटर्मिनेंट है, जिसको हम की डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, ये मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा मल-दखल होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है, आगे जाकर आपको और ज़्यादा इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और गुड। प्रोडक्ट और गुड एक ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पर याद रखेंगे जो मैंने बोला है ना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक मखसूस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ठीक है? किसी एक चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है? अब बात सिंपल सी यही है कि जनाब आली, ये प्राइस का क्या अमल दखल होता है डिमांड पर? जब मार्केट में ना, जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, जब चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जनाब आली, उनकी जो जेब है वो इजाज़त नहीं दे रही होती कि इतनी महँगी जो चीज़ें हैं वो अफ़ोर्ड कर सकें। इस वज़ह से हर कोई जो है वो नहीं खरीद पाता। हम लोगों ने डिमांड का क्या पढ़ा था? हो सकता है विलिंग हर कोई हो, लेकिन वो एबल भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो एबल हो ही नहीं पाएगा। जो गरीब तबका है, जो बेचारा नहीं खरीद पाता, तो वो तो नहीं अफ़ोर्ड कर पाएगा ना, तो मार्केट में तो डिमांड नहीं होगी। चाहे उसकी चाहत कितनी ही हो, तो शॉपकीपर उसको क्या कहेगा कि जो डिमांड है ना, ये आप अपने पास रखिए, अपने तक रखिए, मार्केट में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड, ये जो आधी-अधूरी डिमांड है, इसका कोई यहाँ पर हल नहीं है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जाइए। ठीक है? अब इसी तरीके से जनाब आली, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा जो अपनी डिमांड है ना, वो अब कम कर दो। सही है, महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जब महँगाई कम थी तब तो समझ आ आता था तुम्हारी जो डिमांड है, वो हम अफ़ोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है? तो अपनी जो डिमांड्स हैं, वो ज़रा हौसला करके कम कर दो, क्योंकि हम नहीं पूरी कर सकते। सही है? अब सेकंड हमारे पास जो आ जाता है डिटर्मिनेंट, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी, तो जो हमारी डिमांड है वो ज़ाहिर-सी बात है कम हो जाएगी। अगर तो जो प्राइस है वो कम हो रही है, तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं आपने इसको बयान करना कि अगर तो जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो प्राइस इसका मकसद है कि कम होगी। ऐसे आपको डिफाइन नहीं करना। पहले आपको प्राइस को रखना है कि अगर प्राइस बढ़ रही है, तो फिर जो है आपकी जो डिमांड है वो कम होगी। आपको ये नहीं बोलना कि अगर जो डिमांड कम है, तो इट मीन्स कि प्राइस बढ़ रही है। इस तरीके से आपने नहीं बोलना। तो प्राइस को पहले आपने रखना है कि प्राइस बढ़ रही है, तो इट मीन्स कि डिमांड कम हो रही है। प्राइस कम हो रही है, तो इट मीन्स कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब हम दोबारा दूसरे की तरफ आ जाते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तो वही है कि हम ख्वाहिश करते हैं बस एक दफ़ा सीए बन जाए, है ना? सिर्फ़ एक दफ़ा सीए बन जाए, फिर तो भई लाइफ़ सेट है, लाइफ़ बहुत मज़े में है, सब कुछ सॉर्टेड है, बस एक दफ़ा सीए बन जाए, सही है? हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हमारे पास इतने पैसे आएँगे, हमारे पास इतने पैसे आएँगे। अभी से ही बताना शुरू कर दिया है कि सीए की इतनी सैलरी होगी, बस चेक, मतलब कि ख्वाब बनाना शुरू कर दिया हमने, ये भी लेना, हमने गाड़ी, हमारा घर, हमारे हमारे पास इतने पैसे होंगे, बगैर टैग के हम मार्केट में जाएँगे, बगैर हम टैग भी नहीं देखेंगे और हम लोग खरीद कर ले आएँगे। मतलब इस तरीके की काफ़ी हमारी ख्वाहिशात जो है ना वो जन्म ले रही है। तो इट मीन्स कि ये तभी ख्वाहिशात हमारी पूरी हो सकती हैं जब इनकम हमारी ज़्यादा होगी, सही है?
तो इट मीन्स कि जब इनकम कंज्यूमर्स की ज़्यादा होती है, कंज्यूमर्स मैंने ऊपर बताया था बायर्स को कहते हैं, इंडिविजुअल्स को भी कहते हैं। तो जब इनकम कंज्यूमर्स की बढ़ती है, तो जनाबे वाला ऑफ कोर्स आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। सही है? तो अब अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। सही है, हमारी जो ख्वाहिश है वो हमारा बंगलो ये सब कुछ लेने की, तो ये भी तो इजाज़त दे, तो इनकम अगर हमारी ज़्यादा होगी तो ही हम लोग खरीद पाएँगे। अब यहाँ पर ना एक और बात आ जाती है कि एक एग्जांपल इस तरह से हम लोग ले लेते हैं कि जब हम लोग अभी हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। ब्रांड वाले कपड़े नहीं पहन रहे, नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है? सस्ती मार्केटों से ले आ रहे हैं कपड़े, सस्ते ट्रैवल्स कर रहे हैं, बसेज़ में जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। चलो कोई नहीं, हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अमीर हो जाएँगे, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँगे, तो हम लोग गाड़ियों में भी फिरेंगे, उसकी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है? जो गाड़ियों में हम फिरेंगे, हमारे जो घर वगैरह हैं, उन सब की तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो पिछली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तो डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि फिर अब हम लोग वो बसेस वगैरह में, वैसे वाले बसेस में तो कहाँ सफ़र करेंगे नहीं, है ना? हम वैसी वाली बसेस जो है, उसको हम लोग ज़ाहिर-सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। हम वैसे मतलब सस्ती मार्केट्स में जाएँगे नहीं, तो सस्ती चीज़ों की तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो सस्ती चीज़ें होती हैं, जिनकी डिमांड जो है वो जैसे आपकी जो इनकम बढ़ती है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, उसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। ठीक है? इंफीरियर गुड्स का जो है ना तरीक़ा-ए-कार वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल गुड्स की, ठीक है? यानी कि ऐसी गुड्स ऑफ कोर्स कि जिसकी जैसे ही आपकी प्राइस जैसे-जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती है, तो क्या करते हैं कि उनकी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। तो वो नॉर्मल गुड्स होती हैं। इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिसका इसका मतलब ये होता है कि इंफीरियर गुड्स की मतलब जो थोड़ा कम वैल्यू की होती हैं, जो थोड़ी कम तरजीह की होती हैं, जो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है? अब जो है वो हमारी आ रही है थर्ड कैटेगरी एडवर्टाइज़मेंट। ये वो डिटर्मिनेंट है कि हमारी डिमांड हो ना हो, हमें लग रहा है कि हमारी डिमांड है या नहीं है, ये डिमांड क्रिएट कर देती है एडवर्टाइजमेंट। सही है। अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिमांड क्रिएट कर देती है। सही है, जो हमारे जब हम लोगों को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि यार हम कुछ बाहर का खाएं, कोई दिमाग में कुछ ऐसा ख्यालात नहीं जन्म ले रहे होते हैं, हम लोगों ने जनाबे अली न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों के लिए जो हमारा ज्यादातर यही लोगों का रेजोल्यूशन होता है कि अब से तो बाहर की चीजें नहीं खानी, ठीक है? लेकिन ये जो कमबख्त एडवर्टाइज़मेंट है पिज़्ज़ा की, ये जो है ना डिमांड पैदा कर देती है और फिर कहीं न कहीं से पैसे का तो जुगाड़ हम लोग कर ही लेते हैं, ऐसे ही है। तो एडवर्टाइज़मेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि आपकी डिमांड्स को बढ़ाने का। लेकिन अब कुछ अच्छी एडवर्टाइज़मेंट भी होती है और कुछ बुरी एडवर्टाइज़मेंट भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार में इश्तिहार आ गया कि ये चीज़ से कैंसर हो सकता है, ये चीज़ इस तरह की चीज़ों से अगर इश्तिहारात आ गए तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को अपनी जो जान है, जो समझदार लोग हैं, वो उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो यस एडवर्टाइज़मेंट का इम्पैक्ट अच्छा भी होता है। अगर सक्सेसफुल एडवर्टाइज़मेंट है तो भई डिमांड ही डिमांड है। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ और ये सच्ची बात है। हमारी एडवर्टाइज़मेंट इसी तरह से डिज़ाइन की जाती है जिनसे के थ्रू जो है डिमांड मार्केट में क्रिएट हो। ठीक है? डेयरी मिल्क वालों ने जो है वो अपनी एड्स में सॉन्ग्स भी लगाना शुरू कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि उनसे रिलेट उन्होंने कहा है कि जब हम लोगों ने म्यूज़िक वगैरह जब हम लोगों ने ऐड किया अपनी एडवर्टाइज़मेंट में, तो हमारी जो है ज़ाहिर-सी बात है डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तो इसके रीज़न्स मैं आगे जाकर बताऊँगी कि क्या है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल मसला है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट्स बढ़ती हैं। मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो मैंने कहा आपको एग्ज़ाम्पल दे दें, ठीक है? तो मतलब एडवर्टाइज़मेंट पे जो कंपनीज़ इतना-इतना खर्चा करती हैं, तो वो डिमांड बढ़ती है, उनको फ़ायदा ही होता है। अब चौथा हम लोग आ जाते हैं, वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस कि जनाबे वाला अगर तो हमें लगे
कि फ्यूचर में इस चीज़ की जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी। इस चीज़ की तो प्राइस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होने वाला है फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भई जितना लूट सकते हो ना, लूट लो अभी। सही है? जितनी चीज़ें खरीद सकते हो इस वक़्त खरीद लो, बाद में जाकर जो है ना प्राइसेज़ ने बढ़ जाना है, फिर जो है जेब ने इजाज़त नहीं देनी, तो जितना स्टॉक कर सकते हो माल, जितना जमा कर सकते हो भाईजान जमा कर लो। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर अभी हम जमा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी तो डिमांड बढ़ गई ना मार्केट में अभी। लोगों को लग रहा है बाद में प्राइसेस बढ़ जाएँगी, वो आज ही चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है डिमांड ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, सही है? ऐसा ही है। अब अगर हमें पता चल जाए कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट शॉर्टेज, ये जो शॉर्टेज पर क्या असर होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें लग रहा है कि जो फ्यूचर में है, शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम लोग यही सोचेंगे कि जनाब आली इसमें भी माल जमा कर ही लो, क्योंकि दूसरों की टेंशन नहीं लेनी, हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बाद में सबसे पहले अपना करो। तो क्या होता है कि घर में ढेर जमा हो जाते हैं, डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, बाद में ये कमी हो जाएगी, तो हर किसी की कोशिश होती है कि भाई हम अब सर्वाइव कर लें, हम ज़िंदा रह लें, बाकियों की बाद में देखेंगे लेकिन जमा कर लो, बाद में ही शार्ट होने वाला है माल, है ना? कराची वालों यही बोलते हैं ना, मार्केट में माल शार्ट होने वाला है। तो जब ये इम्कान होते हैं कि जो मार्केट में ये चीज़ शार्ट होने वाली है, सही है, शॉर्ट होने वाली है, तो फिर जनाब आली जो है हम लोग जमा करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट में डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है। पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ बायर्स, जितने ज़्यादा लोग होंगे खरीदने वाले ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, सही है? जितने कम होंगे तो डिमांड उतनी ही कम होगी, ये तो बहुत ईज़ी है। टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस, हाँ, ये आजकल के दिनों के लिहाज से बहुत अच्छी जो मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ, वो जनाब आली कुछ इस तरह की एग्ज़ाम्पल है कि ना अब आने वाला है जनाब आली, पता नहीं मुझे ये फरवरी में जाकर, आप लोग मुझे बताइए मुझे तो कुछ पता नहीं है, फरवरी में जाकर ना पता नहीं लोगों के अचानक से टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि पता नहीं लोग गुलाब खरीदना शुरू कर देते हैं, फ्लावर्स वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं, समझ नहीं आती, है ना? अचानक से ही बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई जो है ना पूरे साल जो है वो फ्लावर्स का पता नहीं होता, लेकिन फरवरी में आकर पता नहीं मौसम में क्या तब्दीली आती है कि लोग फ्लावर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में जो है ना वो चेंज कब आता है? कोई ओकेजन हो रहा होता है, कोई त्योहार आता है, कोई फंक्शंस होते हैं, फैशंस होते हैं, वेदर्स होते हैं। जिस तरीके से वैलेंटाइन डे पर लोगों की प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। लोगों ने गुलाब खरीदना शुरू कर देते हैं, सही है? तो क्योंकि एक तरीके से मैं एक और बात बता दूँ जनाब आली, ये जो है ना ये सारे वैलिड चीज़ें हैं, प्रेफरेंसेस हर किसी की चेंज हो सकती है, सही है? मतलब कि स्टूडेंट्स में बीए वालों की, बीकॉम वालों की, हर किसी की जो है ना ये जो फरवरी में प्रेफ़रेंसेस चेंज होंगी, लेकिन सीए वालों की नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे बच्चों की तरह जनाबे वाला जो है ना इंसानों की तरह स्टडी पर तवज्जो दें। अजीबो-गरीब तरह के जो डेज़ आ रहे हैं हमारे सामने, कोई चॉकलेट डे, कोई इस तरह के अगर आप डेज़ मनाने बैठे ना, वैलेंटाइन डे, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इकोनॉमिक्स को अच्छे बच्चों की तरह जो है ना इसका जो असर है, इसका आप पर नहीं होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस का, ठीक है? तो इस तरह से आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, कि टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस का क्या असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रमज़ान की बात की जाए, तो रमज़ान भी जो है, जो आपकी खजूरें वग़ैरह हैं, वो ज़्यादा मार्केट में बिकना शुरू हो जाती हैं, राइट? उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से वेदर कि सर्दियों में जो है ना डिमांड आ जाती है, सर्दी वाले कपड़ों की, गर्म कपड़ों की। सो इस तरीके से जो टेस्ट हैं और प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते हैं। ओके जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और गुड्स, इसको जानने से पहले तो ज़रा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ये तो आप लोग बताएंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगी।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ना फरवरी में, पता नहीं 14 फरवरी में कुछ ऐसा बाहर आती है कि फूलों की तो मतलब डिमांड बढ़ती है, हर कोई खरीद रहा होता है, लेकिन साथ साथ ये चॉकलेट्स की भी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर एक चीज की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरी की भी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। लोगों का जो है ना पर्सपेक्टिव यही होता है कि जनाब आली अब हम खरीदेंगे सिर्फ फूल देंगे तो हम थोड़े कंजूस समझे जाएंगे, सही है, तो हमें चॉकलेट्स भी दे देनी चाहिए, तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारी पेन और इंक, इंक वाले जो पेन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग इंक वाले पेन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, इंक वाला पेन हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, अगर उसकी तो डिमांड बढ़ेगी तो इट मीन्स कि जाहिर सी बात है इंक की भी तो डिमांड बढ़ेगी। इंक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है? क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट के साथ साथ है। अगर तो पेन की डिमांड कम होगी, अगर तो पेन की डिमांड कम होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की भी तो डिमांड कम हो जाएगी ना। फालतू में इंक का क्या करना है, राइट? तो ऐसी चीजें जो साथ साथ बढ़ती हैं साथ साथ कम होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो प्राइस है, अब जरा ना इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि आगे जाकर ये काफी कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है? और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से रहिएगा, छलांगे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो है ना, प्राइस जो है पेन्स की वो बढ़ जाती है, प्राइस पेन्स की बढ़ जाती है, ठीक है, इंक वाले पेन्स की। तो अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग अब वो पेन है वो कम खरीदेंगे, मतलब कि जब प्राइस बढ़ी तो जो डिमांड है पेन की वो कम हो गई। अब जब पेन कम खरीदे जा रहे हैं तो इंक भी तो कम ही खरीदेंगे ना, तो इट मीन्स कि जो इंक है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ी तो इंक की भी डिमांड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले प्राइस को मद्देनजर रखना है, फिर आपने मेन प्रोडक्ट पर आना है, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट पर आना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और गुड्स। इसकी एग्जांपल बड़े मज़े की है ये। इसको लेकिन समझने से इसको मैं बताने से पहले कि एक्चुअली में प्राइस का क्या असर होता है, ज़रा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में जान लिया जाए कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होती क्या है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है कि अगर तो हम एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, उसके बाद हमें वैसी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस तरह की चीज़। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी एक कंपनी का पिज़्ज़ा खा लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरी कंपनी का भी पिज़्ज़ा खाएं। अगर हम लोगों ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लिया तो ज़रूरी नहीं है कि अब हम लोग जो है ना पिज़्ज़ा हट का भी जाकर खा रहे हैं उसी वक्त, नहीं। तो मतलब एक आपकी फुलफिल कर देती है रिक्वायरमेंट, राइट, जो आपकी डिज़ायर वगैरह है। इसी तरीके से कोक और पेप्सी, जब आप कोक पी लेते हो तो फिर आपको पेप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप पेप्सी पी लेते हो तो फिर कोक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि अगर हम ये कंज्यूम कर लें तो फिर दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर आप दोबारा मेन चीज़ पर आ जाएं, अगर मिसाल के तौर पर हम लोग जो है प्राइस बढ़ गई, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, मेन प्रोडक्ट है डोमिनोज का पिज़्ज़ा और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है हमारे पास पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, सही है? अब क्या होगा कि डोमिनोज वालों ने ये कहा कि जनाबे वाला, हम जो है ना अपनी प्राइसेस कम कर देते हैं, हम 1000 रुपए में 2 पिज्ज़ा दे रहे हैं, पिज्ज़ा हट वाले जो हैं वो 1000 रुपए में एक पिज्ज़ा दे रहे हैं, प्राइस कम हो गई। अब जब प्राइस कम हो गई तो इट मीन्स कि जो लोग हैं 1000 रुपए में 2 पिज्ज़ा खरीद सकते हैं, सही है? प्राइस कम हो गई, लोग 1000 रुपए में 2 पिज्ज़ा खरीद सकते हैं, तो इट मीन्स कि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी ना, मतलब एक ही 1000 रुपए में वहाँ एक पिज्ज़ा मिल रहा है, यहाँ 1000 रुपए में 2 पिज्ज़ा मिल रहे हैं,
तो प्राइस कम हो गई है इट मीन्स, तो फिर क्या होगा कि ऑफ कोर्स उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बोलती हूँ कि वो 1000 रुपये में जो है अ, मतलब 1000 रुपये में जो पिज्ज़ा हट वाले हैं वो एक पिज्ज़ा दे रहे हैं, और जो डोमिनोज वाले हैं वो डोमिनोज वाले तो 1000 रुपये में दो दे रहे हैं लेकिन 500 में एक दे रहे हैं। तो प्राइस कम हो गई। जैसे ही प्राइस कम होगी लोगों ने देखना है कि यार डोमिनोज वाले तो जो है ना वो 500 रुपये का पिज्ज़ा दे रहे हैं एक, तो वहाँ की डिमांड बढ़ जाएगी। अब वो डोमिनोज वाली की जो है ना शॉप पर जाएंगे, 500 में मिल रहा है, प्राइस कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। अब लोगों ने खा लिया है, डोमिनोज का पिज्ज़ा खा लिया है। अब क्या वो अब वो जाकर पिज़्ज़ा हट का भी पिज़्ज़ा खाएँगे? नहीं खाएँगे, क्योंकि उनका तो पेट भर गया, उनकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई है। तो अब डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अगर उन्होंने खा लिया, तो हमारा पहला क्या था, मेन प्रोडक्ट था डोमिनोज़। प्राइस कम हुई, डोमिनोज़ की डिमांड बढ़ी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन था? पिज़्ज़ा हट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे पास था पिज़्ज़ा हट। तो फिर क्या होगा कि ऑफ कोर्स उसकी जो है ना डिमांड वो कम हो जाएगी। तो ये जो मेन प्रोडक्ट है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, ये ऑपोजिट वे में मूव करते हैं। ठीक है, अगर एक की डिमांड इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में अगर एक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, दूसरे की भी जो डिमांड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास जो है लास्ट डिटर्मिनेंट जो डिसाइड करता है कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वो है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी? जनाबे वाला, कि अगर तो कोई हमें कहे कि आप एक काम करिए ये चीज़ ले जाएं, बाद में दे दीजिएगा पैसे, उधार का खाता उसने खोला है, कोई बात नहीं, आप बाद में आकर दे दीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो है, या थोड़े पैसे अभी दे दें या बाद में आप आकर दे दीजिएगा, तो ऐसा बंदा, लोग तो यही कोशिश करेंगे ना कि जहाँ उनको ज़्यादा कन्वीनियंस हो रही है, जहाँ उनको ज़्यादा आसानी हो रही है, वो उसी की तरफ ही जाएँ। ऐसा ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। हम ऐसी शॉप पर जाएँगे ना जहाँ पर उधार हमें मिल जाए, ऐसी शॉप पर जहाँ पर उधार ही नहीं मिलता, तो ज़ाहिर-सी बात है कम लोग ही वहाँ पर जाएँगे। ऐसा ही है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है ना वो हमारी जनाब आली बैंक है। बैंक वाले तो कहते हैं अरे आप आए हमारे पास, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हम आज आपकी मदद करते हैं। आज हम आपको कंपनी देते हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, अरे हम हैं ना, टेंशन की बात ही नहीं है। इंटरेस्ट पे लें पैसा, हम देते हैं। साथ-साथ बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो है ना जब हम लोग मरेंगे तो जो दोज़ख का जो लॉन्ग रूट है, उसपे बस कंपनी दे दीजिएगा, आज हम आपकी मदद करें तब आप हमें कंपनी दे दीजिएगा। सही है? मतलब दोनों साथ-साथ चलेंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो मैं समझाना चाह रही थी, जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं और समझ गए हैं। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि किसी भी चीज़ में क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा उस पर जो है ना वीडियो बना दूंगी, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, मुख्तलिफ तरीके से समझा दूंगी। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको जो है ना प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बताऊंगी। अब ना ज़रा जिधर से मैंने आपको करवाया है वो सर आसिफ की बुक है, मैंने आपको बताया है। तो पेज ना हम लोगों ने लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ा है, ठीक है? लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 1 हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे जाकर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे तो फिर उनके साथ ये जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। लेकिन अब जो है वो हम लोग लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है? डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट, मैंने आपको पूरी इसकी डेफिनेशन बता दी कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड व्हिच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। ये सारी वही है। नीड्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, वांट्स के बारे में बता दिया, डिमांड बाय सिंगल इंडिविजुअल आपको बता दिया। देखिए, डिमांड्स डिमांड्स नीड्स प्लस परचेजिंग पावर, यानी कि आपकी ज़रूरत या आपकी वांट है लेकिन आप उसको खरीद भी सकते हो तो उसको हम डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। मार्केट डिमांड के बारे में बता दिया, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स हम लोग ने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया।
ठीक है? कि जब प्राइस बढ़ती है जो तो डिमांड कम होती है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ, वो इनकम और वेल्थ का अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी पढ़ लिया है, पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ बायर्स ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, future expectations of prices and shortage, taste or preferences, advertisement, availability of credit facility, हर तरह की जो चीज़ है वो हमने पढ़ लिया। अब हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ पहला जो एक टॉपिक है कि हमारी जो नीड्स और वांट्स में क्या, बल्कि सॉरी, इनकम और वेल्थ में हमारा क्या फ़र्क होता है। देखिए, इनकम इज़ द मनी दैट इज़ अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। कि इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसकी एग्जांपल आपको दी हुई है रेंट या वेजेस, कि आप किसी भी टाइम पर खड़े हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? पैसे का आना एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? एग्जाम्पल ये जो आपको पैसे आते हैं, आपके रेंट हो गए, वेजेस हो गई, या आपकी जो है ना इनकम्स हो गई, आपकी सैलरीज हो गई, इन सबको हम लोग इनकम कहते हैं, ठीक है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास आती है, पर्टिकुलर टाइम के बाद एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं इनकम। ये आ रही होती है, ठीक है? वेल्थ, वेल्थ है एक्यूमुलेटेड इनकम, कि वो इनकम जो जमा हो गई है। वेल्थी पर्सन हम कहते हैं यार ये बंदा बहुत वेल्थी पर्सन है, यानी कि जनाबे आली इसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, ऑलरेडी इसके पास इतनी जायदाद है, दैट हैज़ बीन सेव्ड और स्टोर्ड, यानी कि उसने सेव भी कर लिया और स्टोर भी कर लिया है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं, अच्छा आगे जाकर आप और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको नहीं पता आगे जाकर और कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से रिलेटेड जो है ना मैं आपको बता रही हूँ। तो एसेट्स आप इस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो जो भी पैसा जो आ रहा है, ठीक है, लायबिलिटीज खर्चे वगैरह जो आपके जा रहे हैं, तो अगर आप उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो है ना वो वेल्थ आ जाएगी, यानी कि हाउस, कार, लैंड, आपकी जो भी एक्यूमुलेटेड इनकम, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा की हुई, जितनी भी इनकम है वही तो वेल्थ है जो आपने जमा की हुई है, हिफाजत से रखी हुई है। ठीक है, आपके घर, आपके लैंड, आपकी ज़मीनें वगैरह, हम लोग ज़मीनों पर खर्चा करते हैं, ज़मीनों को जो है ना खरीद लेते हैं, तो वो हमारी वेल्थ ही है, वो हमारी जमा की हुई इनकम ही है, और फिर जब भी हमें ज़रूरत होगी हम बेच भी देंगे। तो आई होप आपको इनकम और वेल्थ में जो है ना फ़र्क पता चल गया होगा। अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट्स वगैरह। एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट may change even when its price remain the same। कि जब प्राइस सेम रहेगी तो आप बताइए, मतलब आपने जो ना प्राइस को आपने नहीं छेड़ना, फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि जो प्राइस है वो सेम है, तो जो बाकी चीज़ें जो आपकी डिमांड है बाकी चीज़ों से रिलेटेड, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मे चेंज। प्राइस आपकी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि आपने बाकी फैक्टर्स के बारे में बताना है प्राइस के अलावा, जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़े हैं प्राइस के अलावा। यहाँ पर मैं अब आपको दोबारा बता देती हूँ, ये देखिए प्राइस, मैंने आपको बोला था ये की डिटर्मिनेंट भी है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एडवर्टाइजमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये सारे जो है ना उसमें आ सकते हैं। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट इनको हम कहते हैं। इसको प्राइस डिटर्मिनेंट है ये, तो ये बाकी जो है ना नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, इनको लोग सेकेंडरी डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ना यहाँ पर जो आपने मैम लास्ट में जो पढ़ाया है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या फिर गुड, जो भी आपने पढ़ाया है यहाँ पर भी तो प्राइस का ज़िक्र हो रहा है। अब बताइए इसको क्यों लिखेंगे हम लोग? जनाबी वाला, जब मैंने ऊपर आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बात हो रही है। जबकि जो नीचे है, नीचे आपकी प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट भी है प्लस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। तो ये मेन प्रोडक्ट में शामिल नहीं है, ठीक है?
तो मेन प्रोडक्ट जो है, इसके अलावा उसने आपसे पूछा नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ऐसे डिटर्मिनेंट, ये तो है फर्स्ट प्राइस डिटर्मिनेंट, आप इसको ले लें, और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। बाकी 9 के 9 जो है ना वो आपके प्राइस डिटर्मिनेंट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से ये जो ना क्वेश्चन, ये आई कैप ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक फॉर कैप 0 to 1.1 में भी आपसे ये जिक्र किया हुआ है। ये देखें कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, फैक्टर्स ऑफ द डिमांड, प्राइस एंड द डिमांड, ये देखिए बाकी सारे फैक्टर्स इसके अंदर आपसे ये सामने जिक्र किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी जिक्र किया हुआ है, तो इट मीन सिर्फ एक के अलावा बाकी सारी आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स, कि एक्चुअली में डिमांड एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में होती क्या है। हम लोग ने डिमांड की कोर्स पढ़ी कि the goods which buyers are willing and able to buy at different price, at different level of time। तो हम लोग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स हम क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट, कि वांट तो वांट आपकी चाहत है, वांट में परचेजिंग पावर नहीं होती आपके पास, वांट में जस्ट आपकी एक डिजायर होती है, डिजायर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन जो डिमांड है उसके अंदर आपके पास परचेजिंग पावर भी होती है, आप खरीद भी सकते हैं, आपकी वांट भी होती है प्लस परचेजिंग पावर भी होती है। वांट में तो सिर्फ आपकी डिजायर है, डिमांड में आपकी डिजायर और प्लस परचेजिंग पावर दोनों है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्राइब कंजम्पशन गुड एंड द स्टेट द मीन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर दीज गुड्स। डिस्क्राइब कंजम्पशन गुड, ये जो है ना कंजम्पशन गुड क्या होती है, and state the main determinant of the demand for these goods। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं जनाब यादी, नाम तो सुना सुना लग रहा है। कंजम्पशन ऐसी चीजें जो इस्तेमाल की जाती हैं, बाई की जाती है, कंज्यूम की जाती है। आपको वही चीजें बतानी है कि कंजम्पशन गुड क्या होती है, ऐसी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं। एंड स्टेट द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर दीज गुड्स, ये आईकेप का जो क्वेश्चन बैंक है में जिक्र है, तो मैं आपको देखें 5.12 ए में है, मैं आपको बता देती हूँ। तो 5.12 ए में, ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स आर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली कंज्यूम करता है, वो अपने लिए ही वो चीज़ें खरीदता है। एंड आर नॉट बॉट विद द पर्पस ऑफ ईदर रीसेलिंग, उसका ये मकसद नहीं होता कि मैं खरीद लूँ बाद में मैं इसको सेल कर दूंगा, उसको कंजम्पशन गुड नहीं कहते। कंजम्पशन गुड जो अपनी ज़ाती फायदे के लिए, जो अपनी ज़ाती रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। यहाँ पर डिमांड ऑफ द कंजम्पशन गुड इज डिटरमाइंड बाय, किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, कि इनकम लेवल क्या है कंज्यूमर की, ठीक है, वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर कि उसके पास कितनी दौलत है, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स कि जो कंज्यूमर है वो क्या प्रेफर करता है, टेस्ट वगैरह, ठीक है ना, प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस। यानी कि ये तमाम फैक्टर हैं द डिमांड ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, इससे डिटरमाइन की जाती है, जो अपने लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होती कि अभी लेकर रख लेंगे और बाद में जो है ना वो दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की भी आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ जाते हैं, कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है तो हम अभी ही चीज़ों को जो है ना जमा करना शुरू कर देंगे, हमारी इनकम कितनी है, हम अपने ऊपर कितना लगा सकते हैं। समझ आ रही है? आई होप आपको समझ आ रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। ओके जी। इसके बाद मैंने जिस तरह से आपको बोला था कि हम लोग जो है ना आई कैप का जो है, जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से भी हम लोग करेंगे, आई कैप के क्वेश्चन वो लाजमी करेंगे, ताकि जो आपको लग रहा है ना सिर्फ उनके वर्ड्स होते हैं, मेन फोकस है वो आपके कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, ठीक है। वैसे जो है ना जहाँ से भी मैंने ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है आई कैप की
स्टडी टेक्स्ट में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से हैं टॉपिक्स, तो आप वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है वांट्स एंड नीड्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा जनाबे वाला कि वांट्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव फॉर विच अ व्यूअर्स डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है वांट्स द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी डिज़ायर करती है, दीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज परसीव्ड नीड्स। परसीव्ड नीड्स का मतलब होता है जो लोगों को लगता है कि हमारी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ज़रूरत हो। मतलब आज से कई साल पहले जो है वो लोगों को ऐसा जाहिर सी बात है, लोगों के लिए खाना पानी पीना ये सब कुछ ही होता था, लेकिन आजकल कोई इंटरनेट के बगैर रह सकता है? हम लोग कहते हैं भाई इसके बगैर जो है ना नहीं गुज़ारा हो सकता, ठीक है? तो हम समझते हैं कि हमारी नीड्स हैं। लेकिन ख़ैर इसके अलावा भी हमारा भी हमारे पास आईफ़ोन एक्स ना हो तो भई हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता आज के दौर में। तो ख़ैर मुख़्तलिफ़ लोग जो समझते हैं कि जो है ये हमारी नीड्स हैं एक्चुअली में, जिनको लगता है कि हमारी ये नीड्स हैं, वो एक्चुअली में नीड्स नहीं होती, तो वही वांट्स होते हैं। एंड एनकैप्सुलेट द ब्रॉडर सेंस ऑफ व्हाट द पीपल इन अ सोसाइटी विश टू हैव। मतलब आप उस ये कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो उनको वांट्स कहते हैं। नीड्स हैं, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिटीजन ऑफ सोसाइटी सच एज, मैंने आपको बताया कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी, मिसाल के तौर पर फूड, शेल्टर, पनाहगाह। ठीक है, दिस शोज हाउ ईच पर्सन विद इन एन इकोनॉमी हैज अ सर्टेन नेट डिजीज which he or she wishes to satisfy. How are these satisfied? This is achieved for the consumption of goods and the services. ठीक है, मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनकी मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं। ये ख्वाहिशात किस तरीके से पूरी होती हैं, जब हमें चीज़ें मिलती हैं, गुड्स मिलती हैं और सर्विसेज मिलती हैं। इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिशात होती है ना हमें, कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ये खिदमत हमें मिल जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए। तो गुड्स आर द मटीरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। गुड्स ऐसी मटीरियल्स होते हैं जो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अच्छा, इंसान की यहाँ पर एक और बात इन्होंने ज़िक्र की गई है अगेन, बिकॉज़ इट इज़ सच अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। द टर्मिनोलॉजी हैज़ टू बी जस्ट एज़ अनस्पेसिफिक। डोंट थिंक, ये तो आप सोचे ही नहीं, इट हैज़ टू बी constrained to simply something one can buy or a shop from a shop। यानी कि आप शॉप पे गए, आपने मुँह उठा के कोई भी चीज़ ले ली, क्या वो गुड्स है? नहीं, वो गुड्स नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, आपने कोई चीज़ ली, वो आप लेंथ ऑफ अ क्लॉथ है, फॉर एग्जांपल एक कपड़ा आप ले आए, शॉप पे गए और आपने वो खरीद लिया, क्या वो गुड्स है? नहीं, वो गुड्स नहीं। गुड इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू समवन एंड सेटिस्फाई देम, यानी कि उसकी अहमियत भी हो उस इंसान की जिंदगी में, उसकी ख्वाहिशात को पूरा भी कर सके, उसको कहते हैं हम लोग गुड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यही दी गई है, गुड्स आर द मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि वो सेटिस्फाई कर देती है ह्यूमन वांट्स को। A service is very similar, however, a service is very similar, however, a destination is made in that it is intangible। यानी कि वो कह रहे हैं कि गुड्स की तरह ही सर्विसेज हैं, सर्विसेज आपकी खिदमत हो सकती है, यानी कि आप उसको छू नहीं सकते। इंटेंजिबल का मतलब होता है आप उसको छू नहीं सकते, जबकि गुड जो है उनको आप छू सकते हो। सही है, तो मतलब आप चाहते हो मुख्तलिफ तरह की खिदमत हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके घर में जो है कोई खाना पकाने वाला हो, तो आप चाह रहे हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, तो डिमांड तो क्रिएट हो गई। लेकिन आपकी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, आप सर्विस लेना है, आपने खाना पकाने वाला चाहिए आपको। सही है, तो वो एक सर्विस हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आपके बारे में पूरा जिक्र किया गया है, फ्रॉम नोइंग दैट द पीपल हैव वांट्स एंड नीड्स एंड दैट देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन मीट दीज, वी कैन बिल्ड अप एन आइडिया ऑफ हाउ दिस माइट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू इकोनॉमिक थ्योरी। हमने जो है ऊपर जाकर सब कुछ डिस्कस कर लिया जो मेन पॉइंट्स थे, बल्कि यही पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड हमारे पास अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, डिमांड को भी अगर हम लोग देख लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। द क्वांटिटी विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज द प्रोडक्ट एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। तो ये भी हम लोगों ने वहीं पर पढ़ा, मैंने आपको बता दिया कि डिमांड क्या होती है, कैसे लोग जो उनको खरीद भी सकें और उनकी ख्वाहिश भी हो, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। इट इज़
Natural to think that the people may want all kinds of the good. ये इसीलिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि हम ये नेचुरल है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे पास हो, लेकिन देयर नीड्स टू बी कॉन्स्ट्रेंट टू व्हाट दे कैन हैव। कि मतलब अब नीड्स मतलब जाहिर सी बात है कि आपने वांट तो कर दिया, लेकिन इस दुनिया में हर आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती ना। तो नीड्स वो चीज़ें जो आपकी पूरी हो सकती हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? मतलब द कंस्ट्रेंट्स आर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल टू बी हैड। ऐसी चीज़ें जो आप हासिल कर सकते हो एंड द प्राइस एट व्हिच इट कॉस्ट टू बी परचेज़, और उसकी प्राइस भी आप उसको परचेज़ भी कर सकते हो। उसको हम लोग कहते हैं नीड्स, ओके? तो हम लोगों ने जो टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.4, ठीक है? जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड 1.4। इस यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में बताया गया। इज द डिमांड ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको बोला था कि सिंगल यूनिट है इकोनॉमी का, यानी कि इट कुड बी अ सिंगल इंडिविजुअल, कि कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई सिंगल हाउस होल्ड भी हो सकता है, सिंगल फैमिली भी हो सकती है, और इवन अ सिंगल फर्म भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन दिस वुड शोज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल एक्टर एट अ सर्टेन प्राइस एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है? यानी कि इसकी सर्टेन प्राइस हो और एक मखसूस वक्त पे कोई इंसान है या कोई सिंगल हाउस होल्ड है या कोई फैमिली है, उसकी डिमांड हो, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कह देते हैं। हमेशा इसको यूनिट से याद रखिएगा, ओके? मार्केट डिमांड वो होती है ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। तमाम लोग जो डिमांड करते हैं आपकी मार्केट में, simply put it in the is the sum total of the arguments of all the individual demand। यानी कि तमाम लोग, जिससे कि साथ सर्दी अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो लोगों की डिमांड है कि गर्म कपड़े लें। The concept of market demand is very important for the organization for the purpose of determining the प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको। मार्केट डिमांड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदे की डिमांड, एक यूनिट की डिमांड इतनी ज़्यादा लोगों जो है ना प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो वो मार्केट डिमांड को देखेंगे, जो तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं उन चीज़ों को नहीं देंगे, जो उन चीज़ों को नहीं बनाएंगे, उन चीज़ों को मार्केट में नहीं भेजेंगे जिनकी डिमांड ही कम है। उनको फ़ायदा थोड़ी ना मिल रहा है, क्यों वो इस तरह से करेंगे? तो ये 1.4 भी टॉपिक हम लोगों ने कर दिया है। 1.6 अब हम लोग करते हैं। 1.6, ठीक है? इनकम वर्सेस वेल्थ। वेल्थ रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओन्ड एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम। यानी कि आपके पास जमा हुई हुई एसेट्स हैं, ठीक है? आपके पास जमा हुई हुई इनकम है, तब इनकम दैट इज ऑलरेडी सेव्ड एंड स्टोर्ड, यानी कि स्टोर की गई है, सेव की कर दी गई है, एंड कैन बी यूज्ड एनी टाइम बाय द ओनर। वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने अगर लैंड ली, अब बेचकर उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? वो आपकी स्टोर्ड है, वो आपकी अलग से पड़ी हुई है। इनकम ऑन द अदर हैंड द इनकम दैट इज अर्नड एट एनी गिवन पॉइंट इन द टाइम, कि आप किसी भी पॉइंट पर वो चीज़ अर्न कर लेते हो, वो चीज़ गेन कर लेते हो। यूजुअली these are specific amounts of money acquired in a periodic cycle। मैंने आपको बोला कि एक पीरियोडिक साइकिल होता है, एक आपका दौरानिया होता है, उस पे आप क्या करते हो कि वो जो मनी है आफ्टर दैट पीरियड आपको वो चीज़ मिल जाती है एक दौरानिया के बाद। जबकि जो वेल्थ है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, इनकम आपको मिलनी है। समझ आ रही है आपको? नेशनल इनकम्स इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम विच इंडिविजुअल्स। अच्छा, अब ना यहाँ पर इनकम्स की दो कैटेगरीज है। नेशनल इनकम है, मेनली नेशनल इनकम है, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनकम्स। इसमें तमाम तरह की इनकम आ सकती है, यानी कि लेबर इनकम और प्रॉपर्टी इनकम दोनों। नेशनल इनकम की आगे से दो ब्रांचेस कर दी गई हैं, एक लेबर इनकम और एक प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन लेबर इनकम वही होती है कि जनाबे आला, जाहिर सी बात है, जो हमें तनख्वाहें मिलती हैं, जो हमें सैलरीज मिलती हैं, जो हमें वेजेस मिलती हैं। नेशनल इनकम एंड इंक्लूड्स सच आइटम वेजेस। अच्छा, वेजेस और सैलरीज में ये फ़र्क है। जो वेजेस है आपकी दिहाड़ी का इंतज़ाम इस तरह से कर लीजिए कि आपको आपको है फॉर एग्जांपल घंटों के लिहाज से आपको मिल रही है, ठीक है? एक दिन के लिहाज से मिल रही है, जबकि सैलरीज का थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको महीने के बाद इस तरह से डिसाइड होता है कि आपको
तभी मिलेगी। आप अभी हमारा काम करते जाएँ, जबकि वेजेस जब भी आपने कोई काम लिया उसी वक़्त आपको वो उस काम की जो है ना अजरत देनी पड़ेगी। ठीक है? फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि इंश्योरेंस वगैरह इसमें आ जाते हैं। वेयर एज प्रॉपर्टी इनकम इंक्लूड्स, जबकि प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमें आ रही होती है, हम चीज़ों को, हम अपने घरों को रेंट पर दे देते हैं, वहाँ से भी हमें इनकम आ रही होती है। ठीक है? अक्सर लोग कहते हैं आपके इनकम का जरिया क्या है? हाँ, मैं ये जॉब भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो है ना मुझे इनकम इस तरह से आती है कि हमने जो है ना घर किराए पर दिया हुआ है, तो वहाँ से भी हमें इनकम आती है। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ये सब कुछ आ जाता है। इन कंट्रास्ट वो कह रहे हैं, जबकि जो हाउस होल्ड्स वेल्थ है ना इंक्लूड टेंजिबल थिंग्स यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप हाथ लगा सकते हो, टचेबल हो। ठीक है? उनमें हाउस, कार ये सब वेल्थ में आ जाता है। ठीक है? एंड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज़, मतलब आपके कैश, आपने कैश जमा किए हुए वो भी आपके पास वेल्थ में ही है। इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है? अभी वो आना नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद है। वो स्टोर किया हुआ है, अपनी बॉन्ड्स हैं, अक्सर लोग बॉन्ड्स जमा कर लेते हैं, वो भी वेल्थ में आ जाता है, स्टॉक्स हो जाते हैं, वो भी वेल्थ में आ जाता है। वेल्थ और इन अदर वर्ड्स नेट वर्थ, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, वो कह रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन, हम मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, फरासित की बुक में ये जिक्र हुआ हुआ है कि इट इज़ अ टोटल डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स, वो चीज़ें जो आपकी जमा की हुई हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं, और टोटल लायबिलिटीज़ यानी कि ऐसी चीज़ें जो है ना जिस पे खर्चा वगैरह हो रहा है, उनका जो अगर आप डिफरेंस लें तो फिर आपके पास ये चीज़ें आएंगी। अगेन ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की मैंने आपको ऑथेंटिक जिसको कहते हैं डेफिनेशन नहीं बताई, मेनली जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आगे जाकर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, 1.6 कर लिया हम लोग ने, अब 2.3 हम लोग करते हैं। ठीक है? 2.3 की डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ द गुड। ऑफ कोर्स द मेन डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया दैट इफेक्ट द क्वांटिटी, मेन डिटर्मिनेंट वो प्राइस का है, डिमांड ऑफ द गुड एंड इट्स ओन प्राइसेस। मिली इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो जो डिटर्म एक फॉर्मूला टाइप को आपको शो करवाया हुआ है, द सेटिस्फेक्शन डिमांड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट ऑफ द गुड। कि मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ है उसको हासिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सर्विस हासिल कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, सेटिस्फाई हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अब उसकी अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमें पता है डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी रकम होगी हमारा जो आंसर है उतना ही छोटा आएगा। तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन जो भी आपको हासिल हो रही है वो कम होगी ना। ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप जो जहाँ पर जो है आप पहले ये था कि आप 1000 रुपये में एक पिज़्ज़ा ले पा रहे थे, ठीक है? ये आपकी सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड 1000 रुपये में। अब मैंने 500 कर दिया, अब आप 2 पिज़्ज़ा ले सकते हो, 2 चॉकलेट्स ले सकते हो। इसका उलट कर दिया जाए, पहले आप जो है 500 रुपये, पहले 500 रुपये थी प्राइस, आप एक चीज़ को एंजॉय करे थे, अब 1000 हो गई, अब वो क्वांटिटी कम हो जाएगी, पहले 2 खा रहे थे तो अब 1 होगी। ठीक है? इफ द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स द वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट विल इंक्रीज। अगर जो प्राइस है चीज़ों की वो कम होगी, मैंने अभी आपको बताया, तो जाहिर सी बात है द वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल फॉर कंज्यूमिंग इट, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा चीज़ों को वो चीज़ें खरीद पाओगे, उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर पाओगे। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है 2.6 कॉम्प्लीमेंट गुड्स। आपको बताया है, फिर से पढ़ लेते हैं। टू और मोर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जो दोनों कंज्यूम आप इसके एक साथ ही कंज्यूम हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन और इंक। ठीक है? अराइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट गुड में इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट गुड में देखिए, सबसे पहले हम लोग ना वही अपना पुराने वाली, मैंने आपको बोला था कि छलांगे नहीं मारनी। स्टार्ट हम लोग ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी
तो मेन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, पेन की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब पेन की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो जो कॉम्प्लीमेंट गुड है, कॉम्प्लीमेंट गुड हमारे पास क्या है? हमारे पास इंक है, तो उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? तो प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो उन्होंने यही बताया द राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट विल लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड अंडर एग्जामिनेशन। यहाँ पर हॉकी स्टिक की उन्होंने एग्जांपल दी गई है। मैंने जिस तरीके से आपको पिज़्ज़ा वगैरह की दी, मैंने आपको जो है ना, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेन और इंक की, तो यहाँ पर इन्होंने जस्ट ये किया कि हॉकी स्टिक्स और इनकी एग्जांपल दे दी, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। 2.7 है, अब हम लोगों ने 2.7 करना है। एनी चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम विल इम्पैक्ट अपॉन टू द लेवल ऑफ द डिमांड। जाहिर सी बात है, इनकम में हमारी कमी होगी तो डिमांड पर तो असर होगा ही होगा। अभी हम लोग कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, बाद में हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, सही है। इनकम का सोर्स क्या है? हमारे पापा, मम्मा पापा की जो है ना पॉकेट्स इस वक्त हमारे पास। इसके बाद है कंज्यूमर इनकम, द अमाउंट ऑफ इनकम कंज्यूमर्स कैन एलोकेट टू परचेजिंग द गुड। यानी कि वो अमाउंट जो हम लोग जो है ना किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए लगा सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कि यार ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपये है, हम इस चीज़ को खरीदने के लिए 10 रुपये खर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको कंज्यूमर इनकम कह सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन लीड टू अ चेंज इन टू द लेवल ऑफ कंज्यूमर। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनमें आपके पास आ जाते हैं फॉरेन टैक्सेशन। अगर टैक्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो प्राइजेस कम हो जाएंगी। तो अब क्या होगा कि हम लोग वो चीज़ें जो है ना वो खरीद पाएंगे, ठीक है? ज़्यादा खरीद पाएंगे ना, उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। हम अपनी जो है, जो हमारी इनकम है उसमें हम ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। हायर नेशनल इनकम ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है फिर भी हमें फ़ायदा होगा। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, फिर भी हमें फ़ायदा होगा। तो इन सब से हमें फ़ायदा होगा और जो है ना हम अपनी जो इनकम है उसमें से ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। कंसीडर द मार्केट ऑफ द क्लॉथ। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इफ़ द कंज्यूमर इनकम राइजेस, कि अगर जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ती है तो जाहिर सी बात है द डिमांड फॉर द क्लॉथ मेड विद द सिल्क इज लाइकली टू बी इंक्रीज। कि वो कोशिश करेगा कि मैं जो है ना वो सिल्क के कपड़े खरीदूं, ठीक है? कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड टू इंक्रीज देयर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ वियरिंग नाइसर क्लॉथ। कन्वर्सली द डिमांड फॉर द रफली मटेरियल विल वूल विल फॉल। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक नॉर्मल गुड्स होती हैं और एक जो होती हैं वो गुड्स होती हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स अगर तो इनकम में इंक्रीज होगा तो नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, जैसे कि इससे सिल्क के कपड़े। लेकिन आपकी जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पर वूल के कपड़े। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसके बाद नॉर्मल गुड्स यही उन्होंने बताया हुआ है, व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेस, ठीक है? सो टू डज द डिमांड ऑफ द गुड। तो इसलिए इसकी भी डिमांड इंक्रीज होती है। इंफीरियर गुड सच एज वूल, व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेस कंज्यूमर्स नो लॉन्गर डिजायर टू परचेज दिस गुड, सो द डिमांड फॉल्स, ठीक है? मतलब जाहिर सी बात है जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे, बुरी चीज़ें नहीं लेंगे, तो फिर यही होगा। फिर इसके बाद है 2.8 डिटर्मिनेंट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना? ये टेस्ट और प्रेफरेंसेस जब आपकी चेंज होती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपकी टेस्ट प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं। फैशन, जब फैशन आ जाता है, सीजनल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है? जब जो है ना क्लाइमेट वगैरह में चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, हेल्थ स्कार्स और फैट्स, इस तरह की चीज़ें जो है इसके थ्रू आपकी जो टेस्ट वगैरह है वो चेंजेस होते हैं। तो जब चेंज होंगे तो डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है? Determinant expectations of price change or the shortage. The prices are expected to rise or the shortage of the good are anticipated. सो 2.9 है कि अगर जो प्राइसेस हैं हमें जो है ना हम एक्सपेक्ट करें कि वो राइज होंगी और द शॉर्टेज ऑफ द गुड आर एंटिसिपेटेड, कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में जो है ना ये जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है? दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी डिमांड इन द करंट टाइम पीरियड। इसको हम लोग कहते हैं प्री एम्पटिव परचेजिंग। प्री एम्पटिव परचेजिंग, पहले से ही हम उस चीज़ को खरीद कर रख लेते हैं। ये सर आसिफ की बुक में भी इसके बारे में जिक्र है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। वहीं पर है, मैं बता नहीं पाई आपको, अभी बता रही हूँ, ठीक है? कंज्यूमर्स विल लुक टू इंक्रीज देयर कंजम्पशंस।
the demand will increase due to the prediction of future market conditions. ठीक है कि अगर हमें पता है कि जनाब आली आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगी प्राइसेस वगैरह या शॉर्टेज हो जाएगी तो डिमांड आज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2.9 तक हमने पढ़ लिया। यहीं तक था। मैंने आपसे जिस तरह से मैंने आपको बोला कि मैंने हर चीज़ आपको कवर करवाई है ताकि जो है ना आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझ आए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ईच एंड एवरीथिंग मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे जनाबे वाला कि आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो फिर जाते जाते अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।